फॉर्म संख्या 300 को, जो कि नया अपडेट आया हुआ है, इसको कैसे भरते हैं इसकी जानकारी इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो फिर यदि आपको यह जानकारी चाहिए तो फिर इस वीडियो को आखिरी तक ध्यान से देखते रहें। अब दोस्तों, सबसे पहले आप LIC के फॉर्म संख्या 300 को ओपन कर लें। अब फॉर्म संख्या 300 को यदि आप नीचे की ओर ध्यान देंगे तो वहां पर सीरियल नंबर आपको मिल जाएगा। तो पहले आपको क्या करना है कि आपके पास जितने भी फॉर्म के पेज हैं उनको सीरियल वाइज व्यवस्थित कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब इस तरह से जितने भी पेज हैं उनको व्यवस्थित करके आप रख लें। अब दोस्तों, हम फॉर्म के पहले पेज को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ ऊपर की ओर आपको ग्राहक की फोटो लगानी होती है और आप जिस डिवीजन में कार्य करते हैं उस डिवीजन का नाम और अपने ब्रांच का कोड नंबर नोट कर लें। इसके बाद नीचे की ओर जब आप ध्यान देते हैं तो आपको अपनी एजेंसी की डिटेल देनी होती है। तो DO कोड, एजेंसी कोड और अपना लाइसेंस नंबर इंटर कर दें। अब दोस्तों, यदि आप पहले पेज के निचले हिस्से पर ध्यान देंगे तो सेक्शन 1 में डिटेल ऑफ द लाइफ टू बी एश्योर्ड ऑप्शन दिया हुआ है, यानी यहाँ पर जिस व्यक्ति का आप बीमा करने जा रहे हैं उसकी पर्सनल डेटा आपको सबमिट करनी है। तो सबसे पहले हम ग्राहक का नाम लिख लेते हैं। उसके बाद ग्राहक के पिता का नाम हमको लिखना होता है और फिर ग्राहक की माता का नाम हमको सबमिट करना होता है। ग्राहक पुरुष है या स्त्री है आप उसको नोट कर दें। इसके बाद पेज संख्या 2 पर आप चले जाएं। पेज संख्या 2 पर 5वां क्वेश्चन है, ग्राहक शादीशुदा है तो विवाहित अन्यथा अविवाहित लिख सकते हैं। इसके बाद स्पाउस का नाम देना है और ग्राहक की जन्म तिथि आपको लिखनी है। इसके बाद ग्राहक के जन्म तिथि के आधार पर उनकी एज देनी है, लेकिन यहाँ पर आपको यह ध्यान देना है कि आप जो पॉलिसी ग्राहक को सेल करना चाहते हैं वह पॉलिसी निकटतम जन्म तिथि पर आयु मांग रही है या लास्ट बर्थ डेट के हिसाब से मांग रही है। जिस भी आधार पर एज मांगा जा रहा है कॉलम नंबर 8 में ग्राहक की वही एज आप सबमिट करेंगे। यदि आपको निकटतम जन्म तिथि या लास्ट बर्थ डेट अगर निकालना नहीं आता है तो इसके लिए हमारे YouTube चैनल पर एक वीडियो पहले से पोस्ट है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के ऊपर राइट साइड में आई जैसा बना हुआ आपको दिखाई दे रहा होगा, वहां पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद ग्राहक का जन्म स्थान आपको लिखना होता है। तो ग्राहक जिस भी डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, यानी ग्राहक का जन्म जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है उस डिस्ट्रिक्ट को आप नोट कर दें। ग्राहक ने अपने एज प्रूफ के लिए जो प्रमाण पत्र दिया है उसको आपको 10वें नंबर पर लिखना होता है। 11वां नंबर ग्राहक की राष्ट्रीयता देना है और 12वें नंबर पर नागरिकता शो करना है। 13वें नंबर पर ग्राहक का पता आपको लिखना होता है। अब यह जो पता आप नोट करते हैं, ग्राहक ने जो अपने पते के लिए प्रमाण पत्र दिया है उसके अनुसार ग्राहक का पता यहाँ पर आप लिख दें। और लास्ट में दूरभाष संख्या, यानी ग्राहक का यदि मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो फिर आप उसको यहाँ पर नोट कर दें। इसके बाद जो 14वां क्वेश्चन है, ग्राहक का परमानेंट एड्रेस आपको देना है। यदि ग्राहक का परमानेंट एड्रेस उसके करेस्पॉन्डेंस एड्रेस से अलग है तो फिर आप उसको यहाँ पर नोट कर दें या फिर आप यहाँ पर उपरोक्त लिखकर आगे जा सकते हैं। 15वां क्वेश्चन ग्राहक की आवासीय स्थिति पूछ रहा है, अर्थात यह जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन का मूल उत्तर यह है कि ग्राहक इंडियन है या नॉन इंडियन है, इसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। तो हम यहाँ पर ग्राहक को भारतीय निवासी लिख देते हैं। यदि आपका ग्राहक विदेश में रहने वाला है तो उसके जो विदेश का पता है वो आपको यहाँ पर लिखना होता है। इसके बाद जब पेज संख्या 2 के नीचे की ओर आप आते हैं तो यहाँ पर क्वेश्चन किया जा रहा है कि क्या ग्राहक आयकर दाता है। यदि आपका ग्राहक आयकर दाता है तो आप यहाँ पर यस लिख दें, अदरवाइज नहीं। और दूसरे क्वेश्चन का उत्तर में ग्राहक के पैन कार्ड को इंटर करना होता है। अब यदि ग्राहक पैन कार्ड नहीं दे रहा है तो यह जो तीसरा क्वेश्चन है यह कहता है कि फिर आप ग्राहक का आधार नंबर ले सकते हैं और आधार कार्ड के लास्ट डिजिट के 4 नंबर आपको यहाँ पर लिखने होते हैं। ग्राहक ने पहचान पत्र क्या दिया हुआ है इसको आपको शो करना है और जो भी पहचान पत्र दे रहे हैं उसका नंबर क्या है। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड दिया है, आधार कार्ड का नंबर मैंने यहाँ पर नोट कर दिया है। अब चूंकि आधार कार्ड की एक्सपायरी नहीं होती है तो हमने इसको नॉट अप्लाई लिख दिया है। यदि इसकी जगह पर जैसे अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह देते तो जहाँ मैंने आधार कार्ड लिखा है वहां पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस लिखना होगा। ID नंबर में ड्राइविंग लाइसेंस का जो नंबर होता है उसको लिखना होता है और लास्ट का यह जो तीसरा ऑप्शन है इसके अंदर यह जो ड्राइविंग
लाइसेंस है किस डेट को एक्सपायर हो रहा है वह डेट लिखना होता है। इसके बाद ग्राहक ने एड्रेस प्रूफ के लिए जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है वह सर्टिफिकेट कौन सा है इसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। अब हम पेज संख्या 3 पर चलते हैं। पेज संख्या 3 पर 5वें नंबर का क्वेश्चन है, यदि आपका ग्राहक जीएसटी के लिए रजिस्टर्ड है तो उसका जो जीएसटी टिन नंबर है वो आपको यहाँ पर देना है, अदरवाइज आप यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। और यदि आपके ग्राहक के पास CKYC नंबर है तो उसको आप यहाँ लिख दें, अदरवाइज नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ग्राहक के व्यवसाय से संबंधित है। तो सबसे पहले ग्राहक की शैक्षणिक योग्यता क्या है वह आपको दिखानी है। फिर ग्राहक व्यवसाय क्या करता है, अर्थात ग्राहक बिजनेस करता है या फिर जॉब करता है या फिर खेती करता है। तो ग्राहक का जो व्यवसाय है वह आपको यहाँ पर नोट करना होता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, आय का स्रोत क्या है, सोर्स ऑफ इनकम क्या है ग्राहक की। तो दोस्तों हमारा यह जो ग्राहक है यह व्यापार तो करता है लेकिन इसके पास कुछ मकान है जिसको कि यह किराए पर चलाता है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि इसकी जो आय का स्रोत है वह व्यापार भी है और इसको मकान से किराया भी मिलता है। इसके बाद नियोक्ता का नाम, यानी यदि आपका ग्राहक किसी कंपनी में काम करता है तो वह जो एम्प्लॉयर है उसका नाम आपको यहाँ पर लिखना होता है। क्योंकि यह जो ग्राहक है जिसका फॉर्म हम भर रहे हैं यह बिजनेसमैन है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। कार्य का यथार्थ स्वरूप क्या है, तो हमारा यह जो ग्राहक है इसकी अपनी जनरल स्टोर की दुकान है तो हमने यहाँ पर उत्तर लिख दिया जनरल स्टोर का व्यवसाय। इसी प्रकार से यदि आप सब्जी विक्रेता का बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको सब्जी विक्रेता लिख देना चाहिए। यदि आप किसी धोबी का बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर धोबी लिख दें। यदि आप किसी डॉक्टर का बीमा कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्टर लिख दें। यानी आपका जो ग्राहक है वो एक्चुअली क्या व्यवसाय करता है, क्या करता है उसको आपको यहाँ पर लिखना होता है। वह जो अपना कार्य है कितने साल से कर रहा है इसको आप 6वें नंबर के कॉलम में उत्तर लिख दें। और आपके ग्राहक की सालाना इनकम क्या है यह आपको यहाँ पर लिखना होता है। यदि आपका ग्राहक सेना में है तो फिर आपको यह जो क्वेश्चन दिए गए हैं अपने ग्राहक से पूछकर इसके उत्तर यहाँ पर देने होते हैं, अन्यथा आप यहाँ पर नॉट अप्लाई लिखकर आगे बढ़ जाएं। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं यह क्वेश्चन ग्राहक के व्यवसाय से संबंधित है, यानी ग्राहक का व्यवसाय कितना रिस्की है इसको ध्यान में रखते हुए यह क्वेश्चन बनाए गए हैं। तो आप इसको बारी बारी से पढ़कर इसके उत्तर लिख सकते हैं। चूंकि हमारा ग्राहक एक व्यापारी है, जनरल स्टोर की दुकान है, तो हमारा यह जो ग्राहक है इस तरह के जोखिम भरा कार्य से जुड़ा हुआ नहीं है तो हम इसको नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी उत्तर नहीं हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं चौथे पेज की ओर। तो चौथे पेज में जो ग्राहक की वर्तमान में जीवन बीमा पॉलिसियां चल रही हैं या यदि उसने कोई जीवन बीमा पॉलिसी कराई हुई है और वह पॉलिसी लैप्स हो चुकी है या रिवाइवल हुई है तो उसकी पूरी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होती है। तो ग्राहक की सभी पुरानी पॉलिसियों की डिटेल आप ग्राहक से मांग लें और फिर इसके बाद यहाँ पर आप ग्राहक की पुरानी पॉलिसियों की डिटेल बारी बारी से भर सकते हैं। तो फिलहाल हमारा यह जो ग्राहक है इसकी मैं पहली पॉलिसी करने जा रहा हूँ तो यहाँ पर हम नॉट अप्लाई लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद यह जो अगला क्वेश्चन है यह पूछ रहा है कि क्या LIC में या किसी दूसरी जीवन बीमा कंपनी में ग्राहक का कोई नया प्रस्ताव गया है क्या। तो यहाँ पर हम नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। आपके लिए हमारी राय यह होगी कि इन सभी क्वेश्चंस को एक बार जरूर ध्यान से पढ़ लें जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए। अब चूंकि हम हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो यह वीडियो बहुत काफी लंबी हो जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आप पॉलिसी में जिस व्यक्ति को नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। तो हम ग्राहक की जो जीवन साथी है यानी जो उसकी पत्नी है हम उसको नॉमिनी बना रहे हैं। इसकी अवस्था 18 साल की है तो हमने इस प्रकार से नॉमिनी बना दिया है। LIC ने यहाँ पर 5 नॉमिनी बनाने का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यदि आप चाहें तो आप 5 नॉमिनी नियुक्त कर सकते हैं, लेकिन एक से अधिक नॉमिनी जब आप बनाते हैं तो वहां पर आपको क्लेम के परसेंटेज को शो करना पड़ेगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, यदि डेथ क्लेम के समय इस पॉलिसी से 100 रुपए का भुगतान होता है तो जितने भी नॉमिनी हैं उन नॉमिनीज को कितने % भुगतान LIC के द्वारा किया जाएगा वह आप यहाँ पर दिखाएंगे। दोस्तों आप जिस किसी भी व्यक्ति को नॉमिनी बनाते हैं उसकी ID प्रूफ आपको यहाँ पर देनी होती है। फिर इसके बाद आपको ग्राहक के बैंक खाते की डिटेल देनी होती है, यानी बैंक खाता बचत खाता है या करंट अकाउंट है, ग्राहक का जो खाता संख्या है वह क्या है, IFSC कोड क्या
है और ग्राहक का जो बैंक खाता है वह किस बैंक में है और उस बैंक की एड्रेस क्या होती है, इसको आपको इस प्रकार से फॉर्म में भरना होता है। इसके बाद ग्राहक का मोबाइल नंबर और उसकी ईमेल आईडी आपको लिखनी होती है और जब इतना लिख चुके होते हैं यहाँ पर आपको ग्राहक से सिग्नेचर करा लेना होता है। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है कि ग्राहक पॉलिसी ले रहा है, पॉलिसी लेने के पीछे ग्राहक का उद्देश्य क्या है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि बचत और सुरक्षा के लिए ग्राहक पॉलिसी लेना चाहता है। यदि आप ग्राहक को टर्म प्लान दे रहे हैं तो वहाँ पर सिर्फ जोखिम कवर आंसर होगा, अदरवाइज आप बचत ले सकते हैं। बचत और जोखिम कवर में से दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन का चयन कर सकते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रस्तावक किसके तहत है, यानी यदि ग्राहक सिर्फ अपनी लाइफ पर बीमा ले रहा है तो वहाँ पर व्यक्तिगत जीवन होगा। यदि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई स्कीम के तहत अगर आप बीमा पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज स्कीम्स हो जाएगा। यदि हिंदू इंडिविजुअल फैमिली है तो वहां पर HUF लिखा जाएगा और यदि MWP एक्ट के तहत पॉलिसी दे रहे हैं तो आपको वहां पर MWP लिखना होगा। तो फिलहाल हम यहाँ पर व्यक्तिगत जीवन लिख देते हैं। दोस्तों यहाँ पर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि यदि व्यक्तिगत जीवन के अलावा यदि आपका उत्तर कुछ और होता है तो इसके साथ आपको कुछ और भी दस्तावेज जमा करने पड़ेंगे। अब इसके बाद हम अगले पेज की ओर चलते हैं। अगला पेज पूछ रहा है कि क्या आप ग्राहक को कोई राइडर दे रहे हैं, तो यदि आप ग्राहक को कोई राइडर दे रहे हैं तो जिस राइडर को दे रहे हैं उसकी आगे आप टिक कर दें। तो फिलहाल हम ग्राहक को एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर दे रहे हैं तो हम उसकी आगे सही का निशान लगा दिए हैं। अब दोस्तों आप जिस पॉलिसी को ग्राहक को सेल करना चाहते हैं उसकी डिटेल आपको देनी होती है। तो हम 2.5 लाख रुपए का 933 नंबर टेबल 21 साल के लिए दे रहे हैं तो हमने वह डिटेल डाल दी है। अब दोस्तों अगला जो क्वेश्चन है वह यह कहता है कि क्या आपका ग्राहक पुलिस डिपार्टमेंट से है या फिर अर्धसैनिक बल से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। यदि ऐसा है और आप उसको कोई राइडर दे रहे हैं तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसके उत्तर आपको भरने होंगे, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर इसको लागू नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। यदि आप इस पॉलिसी को सैलरी सेविंग स्कीम के तहत करना चाहते हैं तो वहाँ पर यह जो कोड है पेइंग अथॉरिटी कोड और डिपार्टमेंटल नंबर इसको आपको देना होता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन PWB राइडर के लिए है। सपोज दैट यदि आप किसी बच्चे का बीमा कर रहे हैं और उसको PWB राइडर देना चाहते हैं तो पिता के नाम से आपको फॉर्म संख्या 300 भरना पड़ता है और ऐसे केसेस में इस ऑप्शन में यदि आप नीचे की ओर ध्यान देंगे तो यहाँ पर हाँ लिखना होगा। क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7वां पेज ओपन करते हैं। 7वें पेज में यह जो पहला बॉक्स बना हुआ है इस पहले बॉक्स में यह दिया हुआ है कि यदि आप आधारशिला या आधार स्तंभ पॉलिसी सेल कर रहे हैं तो बीमित राशि कितनी है यह आपको यहाँ पर लिखनी होगी। और यहाँ पर यदि बी नंबर के क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें, मैं इसको पढ़ देता हूँ। क्या इस योजना के तहत आपका जीवन एक ही समय में एक साथ प्रस्तावित किया जा रहा है, हाँ या नहीं? इस प्रश्न को समझने की जरूरत है क्योंकि आधारशिला या आधार स्तंभ जो पॉलिसी है वो मैक्सिमम 3 लाख सम एश्योर्ड तक में अवेलेबल है। तो LIC यहाँ आपसे यह जानना चाहती है कि क्या यह जो 2.5 लाख का प्रस्ताव है यह एक साथ में आप दे रहे हैं या फिर इससे पहले की भी कोई पॉलिसी आपने की हुई है। तो यदि एक साथ आप दे रहे हैं तो यहाँ पर हाँ लिखेंगे, अदरवाइज आप नहीं लिखेंगे। तो हम यहाँ पर हाँ लिखते हैं। क्योंकि हमने अपने ग्राहक को प्लान नंबर 933 सेल किया है तो इसके लिए हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। दोस्तों अगला जो बॉक्स बना हुआ है, यदि आप अपने ग्राहक को जीवन अमर पॉलिसी जो कि टर्म इंश्योरेंस प्लान है यदि आप सेल करते हैं तो उसके लिए इस बॉक्स को कम्प्लीटली भरना पड़ता है। क्योंकि हमारे साथ ऐसा नहीं है तो हम इसको नॉट अप्लाई लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। अब यदि इस फॉर्म के साथ आपने LIC या किसी दूसरे बीमा कंपनी में नया बीमा के लिए या फिर पुराने बीमे के रिवाइवल इत्यादि के लिए अगर कोई आवेदन किया हुआ है तो उसके विषय में यह कुछ प्रश्न हैं जिनके उत्तर आपको देने होते हैं। तो एक बार आप इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें। यहाँ पर फिलहाल हम नहीं लिखकर आगे बढ़ जाते हैं। यदि दोस्तों यहाँ पर यदि आपको कोई समस्या होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछिएगा। पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डालकर आप हमें पूछिएगा ताकि हम यह समझ सकें कि आप किस क्वेश्चन के विषय में हमसे पूछ रहे हैं तो हम उसके
उसके उत्तर आपको डिटेल में बता देंगे। इसके बाद सहमति का ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर LIC ग्राहक से यह जानना चाहती है कि जो पॉलिसी ग्राहक प्रस्तावित कर रहा है उस पॉलिसी की सभी नियम और शर्तें उसने समझा है कि नहीं समझा है, एजेंट ने उसे सारी की सारी जानकारी दी है कि नहीं दी है। तो यहाँ पर हाँ और हाँ भरकर हम अगले पेज की ओर बढ़ चलते हैं। अगले पेज में क्वेश्चन है कि क्या LIC के पोर्टल पर उसकी आईडी बनी हुई है। यदि आईडी बनी है तो आपको यहाँ पर कस्टमर की आईडी लिखनी होगी, अदरवाइज यहाँ पर नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। अब यदि आगे आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ग्राहक का सिग्नेचर कराना होता है और फिर स्वास्थ्य से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके उत्तर आपको देने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ग्राहक की हाइट और वेट नोट करनी है। तो हम यहाँ पर ग्राहक की हाइट और वेट लिख लेते हैं। इसके बाद यह जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित क्वेश्चन दिए गए हैं आप ग्राहक से पूछ लें। यदि कोई डिजीज है तो आप उसको लिखकर उसकी डिटेल आप दें, अदरवाइज इन सभी क्वेश्चंस के उत्तर नहीं लिखना होता है। इसके बाद हम अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज पर भी यह कुछ क्वेश्चन है जो कि हेल्थ रिलेटेड ही क्वेश्चन है। तो इन क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं और सभी के उत्तर ग्राहक से पूछकर आप भर सकते हैं। यदि किसी क्वेश्चन का उत्तर हाँ होता है तो यह जो नीचे आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस ऑप्शन में आपको उस रोग की पूरी डिटेल, पूरी जानकारी देनी होती है। हम यहाँ पर लागू नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको ग्राहक की व्यक्तिगत आदतें नोट करनी है, यानी क्या ग्राहक कोई नशीला पदार्थ खाता है। तो यदि ऐसा कुछ है तो आप इसको भर सकते हैं, अदरवाइज नहीं लिखकर अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि ग्राहक के स्वास्थ्य की स्थिति कैसी है। तो फिलहाल हमारा ग्राहक बिल्कुल हेल्दी है, तो हम यहाँ पर स्वास्थ्य स्थिति अच्छी लिखकर अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग में फैमिली डिटेल के पहले कॉलम में LIC पूछ रही है कि ग्राहक के परिवार में उसके माता पिता, भाई बहन, बच्चे, किसी के साथ यदि कोई ऐसे रोग हुए हैं या फिर परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु हुई है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पर देनी होती है। तो फिलहाल हमारे ग्राहक के साथ ऐसा कुछ नहीं है तो हम नहीं लिख देते हैं और उसके बाद फिर हम फैमिली हिस्ट्री भर लेते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता यह है कि यदि आपके ग्राहक के परिवार के सदस्य में किसी की मृत्यु हुई है और यदि आप मृत्यु का कारण बीमारी डालते हैं और यह बीमारी पहले क्वेश्चन में किसी में से एक है तो उसकी डिटेल आपको ऊपर वाले कॉलम में देनी होगी। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यदि आपका ग्राहक एक महिला प्रस्तावक है तो इन डिटेल को भरना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पर लागू नहीं लिखकर आप अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों हमने अपने इस वीडियो में 10 पेज को कैसे भरते हैं उसकी जानकारी को समझा है। जल्द ही अपनी अगली वीडियो में इस फॉर्म के शेष हिस्से को कैसे भरते हैं उसकी जानकारी लेकर हम आपके सामने उपस्थित होंगे। तो दोस्तों यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो तत्काल हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को जरूर क्लिक कर दें। उसका फायदा यह होगा कि जैसे ही हम दूसरे पार्ट की वीडियो पोस्ट करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिकली